Hello students, so today we would be moving ahead. Again, the previous lectures we did talk about the difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell, and now we'll start talking about the organelles that are present in the cell. Okay, so I'll start with a very important organelle which is termed as the brain of the cell. Okay, that is the nucleus. ठीक है, तो आज मैं न्यूक्लियस की बात करूंगा और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है. सो आई विल बी यूजिंग सम टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग द न्यूक्लियस. सो उस केस में मैं पहले थोड़ा आपको बता देता हूं, ओके, एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, सो दैट व्हेन आई यूज इट ड्यूरिंग द टॉपिक न्यूक्लियस तो आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, सो वन थिंग दैट वी आर वेरी क्लियर अबाउट इज द ये स्ट्रक्चर के बारे में वी हैव अ कंप्लीट नॉलेज कि यार इसको डीएनए बोलते हैं. दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, डीएनए दैट इज डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. इट्स वेरी लॉन्ग. ठीक है, ये स्ट्रक्चर को टू अकोमोडेट इनसाइड द न्यूक्लियस इट्स वेरी टफ बिकॉज इट हैज अ वेरी लॉन्ग लेंथ. तो व्हाट वी डू इज वी वाइंड द स्ट्रक्चर. आप जैसे फॉर एग्जांपल हैव अ लॉन्ग थ्रेड. ओके, पतंग चकाते हो आप तो धागा काफी सारा होता है, तो आप उस धागे को क्या करते हो, आप उस फिरकी में उसको लपेट लेते हो. ठीक है, धागा काफी लंबा है बट फिरकी में आपने जब उसको लपेट दिया तो इट कैन बी अकोमोडेटेड. अगर वो लंबा धागा आपको खुद को ऐसे लंबे ही फॉर्म में रखना होता तो इट वुड बी इम्पॉसिबल. तो उसी तरीके से डीएनए भी काफी लंबा है, तो इसको अकोमोडेट करने के लिए व्हाट वी डू इज वी वाइंड इट on a structure that is known as the protein, and we term that protein as histone. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो डीएनए है इसको प्रोटीन के ऊपर वाइंड करते हैं. किसके ऊपर वाइंड करते हैं? प्रोटीन के ऊपर वाइंड करते हैं. दिस आर प्रोटीन्स जिसको अपन एक टर्म दे रखा है हिस्टोन. दिस आर हिस्टोन्स. ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली लुक्स लाइक दिस. इट्स नोन एज द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. ये बीड्स है, ओके, इस तरीके से दिखेगा और इसके ऊपर क्या है, डीएनए वाइंड है. ठीक है, सो दिस इज द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर विच इज टर्म्ड एज क्रोमेटिन. इसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है. ठीक है, सो डीएनए एग्जिस्ट इन अ न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन. समझ में आ गया? DNA along with the histone proteins they wind around each other and the structure is termed as chromatin. ठीक है, chromatin में further coiling होती है because you need to accommodate a very long DNA into the nucleus. तो इसको थोड़ा और accommodate करने के लिए इसको थोड़ा और condense किया जाता है, इसको और compactly पैक किया जाता है जिस तरीके से. So it goes like this. ये सेम स्ट्रक्चर, इसमें मैं अगर और फोल्डिंग करता हूं, ठीक है, दिस इज मोर फॉर द फोल्डिंग, और ये फोल्डिंग जो है यहां पे ये प्रोटीन से यहां पे हिस्टोन्स आ गए. सो दिस इज मोर कॉम्पैक्ट कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर. दिस इज मोर कॉम्पैक्ट कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोसोम. So maybe these are the new terms, nucleosome and chromatin. ठीक है, न्यूक्लियोसोम को और फर्दर कंडेंस किया जाता है. I'll use the term condense. यहां पे भी अपन यूज करेंगे कंडेंस. कंडेंसेशन हो रहा है, यहां पे भी हम फर्दर कंडेंसिंग. ओके, अगेन I'll use the term condense. न्यूक्लियोसोम इज फर्दर कंडेंस्ड. ठीक है, एंड नाउ जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? That structure is termed as
क्रोमोसोम, इसके बारे में अपन बात करेंगे, बट ये तो मैंने खाली अभी ऊपर ऊपर से आपको बता दिया क्रोमोसोम, ठीक है। सो दिस इज द क्रोमोसोम। सो नाउ वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि क्रोमोसोम बनने के लिए डीएनए से पहले क्या बनेगा, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे नंबर्स भी दे देता हूं, आई पुट इट एज डीएनए, सेकेंड इज क्रोमेटिन, थर्ड इज न्यूक्लियोसोम एंड फोर्थ इज क्रोमोसोम, ठीक है। सो जब मैं न्यूक्लियस की बात करूंगा तो ये डीएनए में टर्म यूज करूंगा, मैं टर्म क्रोमोसोम यूज करूंगा, क्रोमेटिन यूज करूंगा। सो नाउ वी शुड बी क्लियर कि क्रोमेटिन क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है और क्रोमोसोम क्या है। आर यू गेटिंग इट, ठीक है। सो डीएनए से बनता है कंडेंसेशन के थ्रू क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से बनता है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से बनता है क्रोमोसोम, ठीक है। सो यहां पे मैं दिखा देता हूं, यहां पे भी ये सब क्या है, हिस्टोन्स ही है। जो ब्लू वाले स्ट्रक्चर्स मैंने दिखा रखे वो भी हिस्टोन्स है, ये भी हिस्टोन्स है, ठीक है। सो दिस इज मोर कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ क्रोमेटिन। डन, सिंपल एंड इजी। सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, डीएनए, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम एंड दी क्रोमोसोम, ठीक है। चलो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कंटेंट अगर समझ में नहीं आया हो तो। सो ओके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विच इज टर्म्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को ब्रेन कहा जाता है, एंड इट वाज discovered and a term I'll say it was coined and discovered by the term nucleus, that is who coined it, किसने दिया नाम, so coined and discovered by Robert Brown from the root cells of orchids, from orchid root cells, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि कहां से, कौन से सेल में से, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा इट्स ऑर्किड रूट सेल्स, ठीक है। नाउ न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो काफी सारे सेल्स में यू फाइंड द न्यूक्लियस, इट इज मोर देन वन। सो if the cell possesses single nucleus, ठीक है, तो we'll term it as a uninucleate cell। क्या बोलेंगे, सिंगल न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट, नॉर्मली सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है। तो we'll term it as a single nucleus cell और the uninucleate कंडीशन बोल सकते हैं, और the uninucleate cell बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो विल टर्म इट एज मोर देन वन न्यूक्लियस। सो दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज मल्टीन्यूक्लिएट और पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन, और पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन कहा जाती है, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन भी बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन भी बोल सकते हैं। नाउ व्हाई इज दिस कंडीशन टेकिंग प्लेस, क्योंकि नॉर्मली तो मैंने आपको बोला है कि यार इट्स गोइंग टू बी हैविंग अ सिंगल सेल, बट व्हाई इज मोर देन वन न्यूक्लियस गेटिंग इनसाइड अ सेल, ठीक है। तो यहां पे दो कंडीशंस है फॉर मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन टू फॉर्म और टू सेल, और फॉर द सेल टू हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। सो वन कंडीशन इज नोन एज सिंशियम, one condition is known as syncytium. Syncytium is a condition when काफी सारे सेल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, काफी सारे सेल्स साथ में आ जाते हैं, ठीक है। सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, इनकी जो मेम्ब्रेन होती वो डिसॉल्व हो जाती है। Once the cell they come closer to each other, they aggregate। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, what is going to happen is in syncytium cells aggregate
That is going to be the first step. And the second step is going to be plasma membrane dissolves. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, या फिर टूट जाती है. तो आप इमेजिन करो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकल गई जहां जहां पे लोग टच हो रहे हैं, सो दिस वुड बी लाइक वन लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जहां जहां पे टच हो रहे हैं ना वहां से क्या हो गया, मेम्ब्रेन निकल गई एंड बचेगा क्या? सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा. एक ही सेल है, ठीक है. न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन तो एज इट इज रहेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वुड रिमेन एज इट इज, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो डिसॉल्व हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो गया, सब न्यूक्लियस एक ही साथ में आ चुके. सो दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज सिंशियम. दैट कंडीशन इज टर्म्ड एज सिंशियम. एंड देयर इज अनदर कंडीशन दैट इज टर्म्ड एज कोएनोसाइटिक. कोएनोसाइटिक कंडीशन, सिंशियम की वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ सकती है, या फिर कोएनोसाइटिक की वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ सकते हैं ना. व्हाट इज कोएनोसाइटिक? तो कोएनोसाइटिक इज, सी, व्हेनेवर अ सेल डिवाइड्स, जैसे माइटोसिस पढ़ोगे या मियोसिस आप पढ़ोगे ना आगे जाके, तो कभी भी सेल जब डिवाइड करता है तो उसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है. सो वन प्रोसेस इज karyokinesis, ठीक है. And the second process is whenever a cell undergoes division, it takes two steps. One is karyokinesis, another is cytokinesis. Karyokinesis is splitting of nucleus. क्या बोलते हैं? This is termed as splitting of nucleus. That means if there is one nuclei, it would split and form two nuclei. अगर एक न्यूक्लियाई है तो वो स्प्लिट होकर क्या बनाएगा, दो न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक है. और फिर जब दो न्यूक्लियाई हो जाएंगे तब जो पूरा सेल था वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है. सो मैं यहां पे दिखाता हूं, जैसे कि दिस इज अ सेल which has undergone karyokinesis, मतलब it has two nuclei right now. अब दो न्यूक्लियाई होने के बाद वो सेल खुद स्प्लिट हो जाएगा. So that is, I would get two cells with single nuclei each. This is a normal condition. जब नॉर्मल डिवीजन, जहां पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है, और सेकंड स्टेप क्या होता है कि साइटोप्लाज्म या फिर सेल पूरा डिवाइड करता है और दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, हैविंग ईच न्यूक्लियस, ठीक है. तो कोएनोसाइटिक वाली कंडीशन में क्या होता है, याद रखो, कोएनोसाइटिक वाली कंडीशन में कैरियोकाइनेसिस इज परफॉर्म्ड. कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म होता है, बट cytokinesis does not take place. Karyokinesis हुआ है मतलब न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ, पर न्यूक्लियस स्प्लिट होने के बाद का जो स्टेप था दैट वाज साइटोकाइनेसिस, दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस. सो अगर वो नहीं होगा, जैसे दिस वाज कैरियोकाइनेसिस के बाद का स्टेप है कि दो न्यूक्लियाई आ गए. अब दो न्यूक्लियाई आने के बाद अगर सेल स्प्लिट नहीं होता है तो अब क्या हो जाएगा, ये सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियाई आ जाएंगे, तो दैट इज अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है. सो कोएनोसाइटिक कंडीशन कब अराइज होती है, जब सेल कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म करता है बट साइटोकाइनेसिस परफॉर्म नहीं करता है. और सिंशियम वाली कंडीशन कब अराइज होती है, जब सेल्स एग्रीगेट हो जाते हैं, काफी सारे सेल्स एग्रीगेट हो गए और उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो जिसकी वजह से एक सेल के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं. गेटिंग द होल आइडिया, ठीक है. सो सिंगल न्यूक्लियस है तो दैट इज यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन, मतलब जो नॉर्मल डिवीजन था, कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, तो दो सेल बन जाएंगे हैविंग सिंगल न्यूक्लियाई ईच. बट अगर कैरियोकाइनेसिस हुआ और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो वाले केस में आई वुड गेट अ सिंगल सेल विथ टू न्यूक्लियाई. समझ में आई बात?
ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन द डिटेल्स. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं इस चीज को. So that you can get the whole concept properly. Let's say we have a cell undergoing division. ये उसका न्यूक्लियस है. So first step में क्या होगा? कैरोकाइनेसिस होगा, मतलब ये जो सिंगल सेल था इसका न्यूक्लियस दो में डिवाइड करेगा. ठीक है, और फिर सेल खुद क्या करेगा? स्प्लिट हो जाएगा और दो में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन. हर एक सेल के पास एक एक न्यूक्लियस है. दैट इज यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन. ठीक है, यहां पे क्या लिखूंगा? दिस इज कैरियोकाइनेसिस एंड दिस इज. तो जब दोनों स्टेप्स परफॉर्म हो गए ना तो विल गेट ए यूनिन्यूक्लिएट सेल. बट द सेम सिनेरियो, सिंगल सेल विद अ सिंगल न्यूक्लियाई, कैरियोकाइनेसिस हुआ. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हुआ. अब साइटोकाइनेसिस does not occur. So now you have this product, ki single cell with a two nuclei. So this is multinucleate condition. ठीक है, and this was uninucleate condition. Now I hope you're getting it. कि कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ. कैरियोकाइनेसिस भी हुआ, साइटोकाइनेसिस भी हुआ तो यूनिन्यूक्लिएट. सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ तो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होगी. ठीक है, चले आगे. सो मसल्स, द ह्यूमन मसल सेल्स जो होते हैं, दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियर, सो दे आर मल्टीन्यूक्लिएट. क्लियर है? ठीक है, अब न्यूक्लियस की अकरेंस की अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट द अकरेंस ऑफ न्यूक्लियस, तो वी आर वेरी मच क्लियर कि यार जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे ना उनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट था. ये तो आपको पहले से पता है. प्रोकैरियोट्स और दूसरी जो कैटेगरी अपने पास थी दैट इज यूकैरियोट्स. सो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. मैंने एब्सेंट इसलिए लिखा है बिकॉज यहां पे वी डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है आप बोल सकते हो, बट न्यूक्लियस इज सपोज टू हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो यहां पे एब्सेंट है. सो वी डू नॉट हैव अ, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहां पे प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट. ठीक है, उसी के साथ जब यूकैरियोट्स की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो यूकैरियोट्स में तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है दैट इज present. The nucleus is present, but there are exceptions. The exceptions are mature RBC. जो mature RBC सेल होता है ना उसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, जो प्लांट्स में होते हैं सीव ट्यूब सेल्स, उनके पास भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. ठीक है, दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोट्स. याद रखो, आरबीसी इज अ यूकैरियोटिक सेल, सीव ट्यूब सेल इज अ यूकैरियोटिक सेल, बट दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. ठीक है, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड. देन सो प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोट्स के पास तो है, बट एक्सेप्शंस आर मैच्योर आरबीसी एंड द सीव ट्यूब सेल. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. नाउ विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस. जो सेंटर पार्ट होता है सेल के अंदर, so nucleus is a membranous structure. And it has some pores in the membrane. ये जो दिखा रहा हूं, these are the pores.
which are termed as nuclear pores. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं. And the nuclear membrane also leads to the formation of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये तो आपको पता ही होगा. We won't be talking about the endoplasmic reticulum right now. We would be talking about this in another part. ठीक है. So we have the endoplasmic reticulum. और यहां पे सेंटर में क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है. सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है. और यहां पे we have the chromatin. So chromatin, जैसे मैंने बताया कि इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो मैं इस तरीके से थ्रेड फॉर्म में दिखाता हूं. दिस इज chromatin and the rest of the part is going to be the base material which is termed as the nucleoplasm or the matrix जो भी है. Clear है? So this is the way the nucleus looks. So we'll label it. तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज जिसके बारे में वी वुड टॉक लेटर ऑन, दैट इज न्यूक्लियस इन द सेंटर. ठीक है. इट्स अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर. और क्या चीज है? वी हैव द क्रोमेटिन, द जेनेटिक मटीरियल इन द न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मैं यहां पे इसको लेबल करता हूं. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. which is also termed as a nuclear envelope. काफी बार आप इसको कंसिडर कर सकते हो या पढ़ोगे कहीं पे. इट इज द न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है. अभी जो न्यूक्लियर एनवेलप है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जैसे आप देख रहे हो कि ये बाहर का पोर्शन है, ये अंदर का पोर्शन है. तो जो बाहर का पोर्शन है दैट इज टर्म्ड एज ectokaryotheca. Ectokaryotheca is a part of the membrane only. This is termed as the ectokaryotheca. और जो अंदर का पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, दैट इज टर्म्ड एज endokaryotheca. Theca is a layer. Ectokaryotheca and the endokaryotheca. Endokaryotheca is the inner membrane of the envelope and ectokaryotheca is the outer membrane of the envelope. ठीक है. अब आप देख रहे हो कि यार जो ectokaryotheca है ना, it is also leading to the formation of the endoplasmic reticulum, and it forms two types of endoplasmic reticulums. One which is termed as smooth, another is termed as the rough. Now why it is termed as rough? Because there is presence of ribosome on it. There is presence of ribosomes on it. ठीक है. So I'll consider one endoplasmic reticulum which has ribosome on it, and I'm considering the another one as smooth without the endoplasmic reticulum. ठीक है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं ectokaryotheca. It forms endoplasmic reticulum, and it also has ribosome attached to it. It also has ribosomes attached to its structure. So if ribosomes are attached, we'll term it as the RER, that is the rough endoplasmic reticulum. And अगर राइबोसोम अटैच नहीं है, so we'll term it as SER, that is a smooth endoplasmic reticulum. ठीक है. So we have the rough endoplasmic reticulum if ribosomes are present, and if ribosomes are not present, we'll term it as the smooth endoplasmic reticulum. ठीक है. And one very important thing to be remembered is कि जो RER होता है, it deals with the production of protein. इसको आप अभी याद रख लो. It helps in the production of protein.
while the SER helps in the production of lipid. It helps in the production of lipid. Clear है? ठीक है? Now ectokaryotheca and endokaryotheca. तो मैंने यहां पे अच्छा we have to mention it कि जो endokaryotheca है वो काफी स्मूथ है, अंदर की तरफ है ना, इट्स वेरी स्मूथ. और ectokaryotheca और endokaryotheca के बीच में स्पेस है. We have the space here. है ना? So that space is known as the perinuclear space. क्या कहा जाता है? The space is termed as perinuclear space. The space between the two membranes is termed as the perinuclear space. ठीक है? One more thing we see is this openings जो मैंने बताया था आपको. These are termed as the nuclear pore. These are termed as nuclear pore. ठीक है? नाउ ये न्यूक्लियर पोर एक्चुअली हेल्प्स इन मूविंग थिंग्स. बाहर से चीजें अंदर आ सकती है, अंदर से चीजें बाहर जा सकती है, बट वी हैव टू कीप इन माइंड दिस न्यूक्लियर पोर इज वेरी वेरी सिलेक्टिव. द न्यूक्लियर पोर इज वेरी वेरी सिलेक्टिव. ऐसा नहीं कि सबको अंदर आने मिलेगा या सबको बाहर जाने मिलेगा, नो. तो कौन सी चीजें अंदर आ सकती है? सो अंदर आने की अगर अपन बात करते हैं, सो पोर से अगर किसी चीज को अंदर जाना है, सो जो चीजें जा सकती है दोज आर दी प्रोटीन्स. दोज आर दी प्रोटीन्स. ठीक है? और कौन सी चीजें बाहर जा सकती है? तो बाहर जाने के लिए जो चीज है दैट इज राइबोसोम सब यूनिट्स. राइबोसोम सब यूनिट्स. तो आप देख रहे हो कि जो न्यूक्लियर पोर है उससे चीजें अंदर जा रही है और बाहर भी आ रही है. सो आई कैन ऑल्सो यूज वन मोर टर्म हियर दैट द न्यूक्लियर पोर इज बाई डायरेक्शनल. मैं बोल सकता हूं जो न्यूक्लियर पोर है वो क्या है? बाई डायरेक्शनल भी है. इट इज ऑल्सो बाई डायरेक्शनल. द न्यूक्लियर पोर इज सिलेक्टिव एज वेल एज इट इज बाई डायरेक्शनल, क्योंकि चीजें अंदर जा रही है, चीजें बाहर भी जा रही है. कौन अंदर जा रहा है? सो प्रोटीन्स अंदर जा सकते हैं. और कौन बाहर निकल रहा है? तो राइबोसोम सब यूनिट्स बाहर जा सकते हैं. गेटिंग द होल थिंग क्लियर है? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज द न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं. 2 लेयर्स है. तो जो आउटर वाला लेयर है दैट इज टर्म्ड एज एक्टोकैरियोथेका. जो अंदर वाला लेयर है दैट इज टर्म्ड एज एंडोकैरियोथेका. अंदर वाला लेयर काफी स्मूथ है. दोनों लेयर्स के बीच की जो स्पेस है दैट इज टर्म्ड एज द पेरिन्यूक्लियर स्पेस. बाहर की तरफ जो एक्टोकैरियोथेका है वो बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो विल टर्म इट एज दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो विल टर्म इट एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स लिपिड. द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स प्रोटीन. ठीक है? एंड व्हाट एल्स डज इट हैव? सो क्रोमेटिन की मैंने बात कर दी. अच्छा, वन मोर थिंग दैट इट पोजेसेस इज दी न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, द बेस मटेरियल इनसाइड द सेल, उसी तरीके से यहां पे जो न्यूक्लियस के अंदर होता है दैट इज टर्म्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. दैट इज टर्म्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. सो आई विल टॉक अबाउट सम डिटेल्स अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है? तो आई विल रब दिस डाउन. आप पॉज करके कॉपी कर लो डिटेल्स. फिर विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड देन विल टॉक अबाउट द क्रोमेटिन एंड देन विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस. ठीक है? ठीक है? सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म. दैट इज अ बेस मटीरियल. ठीक है? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द न्यूक्लियर सैप. ठीक है? जैसे आप बोलते हैं सेल सैप, वैसे ये वाला टर्म है न्यूक्लियर सैप. नाउ व्हाट डज इट कंटेन? Okay, so it contains, this is very important, it contains raw materials for formation of
DNA and RNA. So from the competitive point of view, it is very very important कि यार न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है या न्यूक्लियर सैप में क्या है. So it contains raw materials for the formation of DNA and RNA. ठीक है. So what are the raw materials? तो रॉ मटेरियल कौन से यहां पे? So raw materials are nucleotide. The raw materials are the nucleotide and enzymes like DNAP, that is DNA polymerase, ठीक है, and RNAP, that is RNA polymerase. ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, this is DNA polymerase, which would be helpful in the formation of DNA. ये DNA बनाने में हेल्प करेगा. और RNAP, that is RNA polymerase, so that would be helpful in the formation of RNA. ठीक है. So that is what a nucleoplasm consists of. ठीक है. We can also term it as transparent semi-fluid colloidal substance. Okay, we can term it as the transparent semi-fluid colloidal substance. मैं यहाँ पे लिख देता हूं. It is the transparent semi-fluid colloidal substance. ठीक है. This is a kind of definition. क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म? क्या है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म है transparent semi-fluid colloidal substance. But what does it have? So it consists of, okay, so it consists of the raw materials for the formation of DNA and RNA. तो raw materials में क्या क्या है? तो raw materials में न्यूक्लियोटाइड है, DNAP है, that is DNA polymerase है, this is an enzyme. ठीक है, इसको याद रखना. These are enzymes. E में लिख देता हूं. These are enzymes which are going to be helpful in the production of DNA and RNA. ठीक है ना? Clear है? So let's move ahead now. So कौन सी चीज की मैं बात करने वाला था? I was going to talk about the chromatin. Chromatin मैंने स्टार्टिंग में बताया क्या होता है. अभी थोड़ा और chromatin के बारे में देखते हैं. I hope the nucleoplasm is clear. It would have the raw materials for synthesis of DNA and RNA. So DNAP, RNAP, nucleotides are the raw materials. जो क्या करेंगे? जो DNA बनाएंगे, जो RNA बनाएंगे. ठीक है? So another important structure that is present in the cell or in the nucleus is chromatin. कौन सा पार्ट है? Chromatin. ठीक है ना. क्रोमेटिन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डीएनए है, फिर क्रोमेटिन होता है, फिर क्रोमेटिन से न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम से क्रोमोसोम बनता है. ठीक है. सो जनरली व्हेन वी आर लुकिंग इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ अ सेल वी वुड फाइंड अ क्रोमेटिन. ठीक है. जैसे कि अगर वी लुकिंग एट द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, तो जो जनरली अपन को देखने को मिलता है is the chromatin. We would usually find chromatin. In the nucleus. ठीक है. We would only find chromosome only when the cell is actually dividing. ठीक है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, the presence of chromosome is only visible in a dividing cell, when the cell is actually dividing. ठीक है. या फिर to be more appropriate मैं बोलूं, this is going to be present in the M phase. M phase जैसा अपन आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाला चैप्टर, तो उसमें M phase होता है, तो M phase में सेल डिवाइड करते हैं. और क्रोमेटिन का प्रेजेंस इज इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, मतलब जो सेल डिवाइड, नॉन डिवाइडिंग सेल. ठीक है. सो नॉन डिवाइडिंग सेल वाला जो फेज है दैट इज द इंटरफेस. ठीक है. सो सेल डिवीजन जब अपन आगे पढ़ेंगे ना, सो द सेल डिवीजन हैज टू फेजेस. वन इज द इंटरफेस
and other is the M phase. तो when we are looking at a cell which is not dividing, तो उसके अंदर आपको सिर्फ क्रोमेटिन देखने को मिलेगा, which is not the condensed form of the DNA. The maximum condensed form of the DNA is chromosome. That is only visible when a cell is actually dividing. ये बात दिमाग में बिठा लो कि डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम है और नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमेटिन. सिंपल एंड इजी. ठीक है. नाउ इफ आई टेक दिस क्रोमेटिन, या फिर मैं न्यूक्लियस को स्टेन करता हूं विद अ डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई लेके अगर इसे स्टेन किया जाता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन इज अ जेनेटिक मटेरियल, तो आई गेट टू टाइप्स ऑफ इट. वन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, or when I stain this chromatin, I get some part of the chromatin which are darkly stained and some part of the chromatin which are lightly stained. Getting the idea? When I stain the chromatin, what do I observe is some part of the chromatin absorbs more stain and appears dark, and some part of the chromatin does not absorb stain, so it appears light. Okay, this is inside the nucleus. I'll start the chromatin now. So when I stain it with a dye, what do I observe is some part of the chromatin is going to be darkly stained because it absorbs a lot of dye. It gets darkly stained. It gets darkly stained, and some part of the chromatin is lightly stained. Okay, getting an idea. So we'll get one part of the chromatin which is darkly stained and another part which is lightly stained. Okay, so the part which is darkly stained, we have a term for it, that is हेट्रोक्रोमेटिन. क्रोमेटिन का वो पार्ट जो स्टेन को एब्जॉर्ब करने के बाद काफी डार्क अपीयर होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, सो वी टर्म दैट पार्ट एज हेट्रोक्रोमेटिन, एंड द पार्ट विच डज नॉट एब्जॉर्ब दैट मच स्टेन एंड अपीयर्स लाइट इन कलर, इट इज टर्म्ड एज euchromatin. It is termed as euchromatin. This should be very, very clear, and this is very important as well. जो part stain absorb करके dark दिखता है माइक्रोस्कोप में, when you are observing under a microscope, that part is termed as heterochromatin, and the one which is lightly stained, it is termed as euchromatin. ठीक है. Now why is it appearing dark? So one of the reason of its appearance being dark is because यहाँ पे जो DNA है, that is compact DNA. DNA काफी compactly packed है. I'll put it as compactly packed DNA. तो काफी compactness, काफी genetic material साथ में आ चुका है, इसलिए it's appearing dark. यहां पे मैं लिखता हूं जो euchromatin वाला पार्ट है, that is loosely packed DNA. That is loosely packed DNA. ठीक है, बिकॉज इट्स लूजली पैक्ड, इट डज नॉट गिव यू दैट डार्क अपीयरेंस. ठीक है. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है डीएनए जिस काम में आता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हैज टू स्टेप्स. मैं यहां पे लिखता हूं. वन इज, मैंने पहले भी बताया था, ट्रांसक्रिप्शन, एंड अनदर इज ट्रांसलेशन. Transcription and translation. Transcription is copying the genetic code from the DNA, and translation is that code which are copied, उसका desired amino acids लेके आ जाता है. Transcription is copying the desired codes from the DNA, and translation is decoding those codes from the RNA, messenger RNA. ठीक है. तो ट्रांसक्रिप्शन वाला जो प्रोसेस है ना, it is associated with the DNA. It takes place inside the nucleus. And transcription and translation, it takes place in the cytoplasm. तो यहां पे क्या होता है, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड. अगर मुझे कोड्स कॉपी करने हैं, ओके,
So I need to open the DNA, or the DNA should be very open or quite accessible. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बैग विच हैज बीन लॉक्ड, तो अगर मुझे उस बैग के अंदर से कोई चीजें निकालनी है तो आई वोंट बी एबल टू टेक इट आउट बिकॉज द बैग इज लॉक्ड. बट इफ आई हैव अ बैग विच इज ओपन, तो मैं उसमें से जो भी चीजें निकालना चाहता हूं निकाल सकता हूं. तो उसी केस में जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करनी होती, कोड्स कॉपी करने डीएनए में से, तो एज द डीएनए इज कॉम्पैक्टली पैक, कोड्स कॉपी नहीं हो पाते. और कोड्स कॉपी अगर नहीं हो पाते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. गेटिंग एन आइडिया? सो मैं यहां पे लिखता हूं ट्रांसक्रिप्शन does not occur. The codes are not copied because DNA is compact. ठीक है, यहां पे लिखता हूं ट्रांसक्रिप्शन occurs. क्यों occurs? Because DNA is loosely packed. ट्रांसक्रिप्शन, अब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसलेशन भी होगा, ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन भी बनेगा. तो यहां पे अपन एक और पॉइंट ये डाल सकते हैं, प्रोटीन आर नॉट फाउंड. प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यहां पे मैं लिखूंगा प्रोटीन्स आर फाउंड. ठीक है, गेटिंग एन आइडिया या फिर नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, सो प्रोटीन्स आर नॉट फाउंड, दैट मीन्स ये डीएनए किस काम का है फिर? क्योंकि डीएनए का मेन पर्पस होता है प्रोटीन बनाना, and those protein gives us the character. तो बिकॉज यहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, यहां पे प्रोटीन नहीं बन रहे, तो आई टर्म दिस डीएनए एज इनएक्टिव. आई टर्म दिस डीएनए द हेटेरोक्रोमेटिन एज इनएक्टिव, एंड आई टर्म दिस बिकॉज हमें प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन इज गोइंग टू गिव मी डिजायर्ड कैरेक्टर्स. ओके, तो यस, आई टर्म दिस डीएनए एज एक्टिव. ठीक है, so 10% of the chromatin is going to be the inactive form, and 90% of the chromatin is going to be the active form. ठीक है, 10% is going to be inactive and 90% is going to be active. ठीक है, now there is one more important phenomena. जब भी सेल डिवाइड करता है, when we talk about the process of meiosis, जो आगे अपन पढ़ेंगे, तो meiosis की अगर बात करते हैं तो meiosis में क्या होता है? There's a very important phenomena taking place that is termed as crossing over. Okay, I'll write this down. Pause the video, copy down the details. ठीक है, so एक बहुत important phenomena होता है whenever the cell is dividing in meiosis, that is termed as crossing over. तो मैं अब simple terms में लिखता हूं, exchange of जेनेटिक मटीरियल. अभी इतना रखते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल दैट इज टर्म्ड एज क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन एज इट इज वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, जो मैंने आगे बात बोली थी कि यार हेटेरोक्रोमेटिन काफी ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक है, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होने की वजह से उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो पाता. तो मैं यहां पे लिख देता हूं नो क्रॉसिंग ओवर अकर्स, और यहां पे लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर अकर्स. ठीक है, मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहां पे हो रहा है, और यहां पे नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और यहां पे मैं लिखता हूं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, सो दैट इज द क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन. डन. सो अब क्रोमेटिन आगे जाके कंडेंस होकर बनाता है न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम से क्या बनता है? क्रोमोसोम. तो विल टॉक अबाउट क्रोमोसोम नाउ. सो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की मैंने बात करी थी आपको कि क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म है डीएनए का,
या न्यूक्लियोसोम का या फिर क्रोमेटिन का, ठीक है। सो दिस इज हाउ क्रोमोसोम लुक्स, ठीक है। ये जो आर्म्स है इसको कहा जाता है पी आर्म्स कहा जाता है इन्हें। दिस आर टर्म्ड एज द क्यू आर्म्स। इट हैज अ कंस्ट्रिक्शन हियर व्हिच इज टर्म्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ओके, दैट इज सेंट्रोमियर। The primary constriction which is termed as centromere, and एक चीज याद रखनी, it is non-stainable, इसको आप स्टेन नहीं कर सकते, it does not absorb stain, so stain absorb नहीं करेगा, so this is the non-stainable part of the chromosome, ठीक है। So this portion is the centromere. Now the centromere has a protein layer here. This protein layer plays a very important role during cell division, because यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। सो दिस पार्ट इज नोन एज काइनेटोकोर। क्या कहा जाता है इसे? काइनेटोकोर कहा जाता है। इट इज द प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। इट इज द प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। इसके बिना आपका क्रोमोसोम पुल नहीं हो पाएगा। एमाइटोसिस वाली बात हुई थी अपनी, अगर आपको याद हो तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होता, अटैच नहीं होता है, सो दैट इज टर्म्ड एज एमाइटोसिस। नाउ द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, लेट्स से दिस प्लेस, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये अगर दूसरे क्रोमोसोम से अगर अटैच हो जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो सकता है, देयर कैन बी एनी प्रॉब्लम एसोसिएटेड। This is known as telomere. The packing at the ends of the chromosome is termed as telomere. Okay? तो telomere क्या काम कर रहा है? तो एक तो काम ये कर रहा है, it is not allowing the other chromosome to stick to it. ठीक है? और दूसरा, it keeps a track of the genetic material. यहां से genetic material lose नहीं होता है. This is a packing और this is a cap. क्रोमोसोम के ऊपर तो कितने टेलोमियर्स हो गए? तो 1 2 3 4 there are 4 telomeres which keeps the genetic material packed and doesn't allow the another chromosome to stick to it. Clear है? So we have the centromere, the primary centromere, which is non-stainable. We have the kinetochores, okay, and we have the arms, the P arms and the Q arms. Clear है? So we know how chromosome is formed. तो आप बोल सकते हैं is formed due to the condensation of the nucleosome, या फिर it is formed due to the condensation of DNA, या फिर क्रोमेटिन, या फिर न्यूक्लियोसोम। सब सेम ही रहेगा, बट द मोर स्पेसिफिक इज द न्यूक्लियोसोम। क्लियर है? ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर इसको मैं सेंटर में से कट कर दूं, if I break it into two, it's going to be like this. Now because these two parts belong to the same chromosome, individual structure is termed as sister chromatid. Because it is the part of the same chromosome, ना, इसलिए मैं उसको बोलूंगा sister chromatid। ठीक है। अगर वो दूसरे क्रोमोसोम का आधा पार्ट होता तो वी वुड टर्म इट एज अ क्रोमेटिड, बट बिकॉज इन दिस केस इट बिलोंग्स टू द सेम क्रोमोसोम, तो विल टर्म इट एज, ये दोनों क्या है, इसको तोड़ने के बाद जो दोनों मुझे स्ट्रक्चर मिले, इट इज टर्म्ड एज द सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है। सो ह्यूमन सेल की अगर बात करते हैं तो ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम। इस टाइप के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ठीक है। सो आई रब दिस डाउन एंड विल टॉक अबाउट द डिटेल्स। So a typical chromosome is going to have a primary constriction, it is going to have a telomere, it is going to have the P arm, Q arm, ठीक है। काइनेटोकोर होगा,
Now, as I said, a human cell nucleus would have 46 क्रोमोसोम. कितना क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है. अब इस 46 में से अगर मैं डिवाइड करूं, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 44 क्रोमोसोम्स, बचे कितने? 45th एंड 46th क्रोमोसोम. 1 से लेके 44 क्रोमोसोम या फिर फर्स्ट पेयर से लेके 22nd पेयर, फ्रॉम फर्स्ट पेयर टू 22nd पेयर, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा? the 23rd pair. We have a specific term for it. ये वाले जो क्रोमोसोम्स है, they are termed as autosomes. These are termed as autosomes and these are termed as allosomes. These are termed as allosomes. याद रखना, 45th एंड 46th क्रोमोसोम जो है उसे एलोसोम कहा जाएगा, और उसके अलावा के जितने भी क्रोमोसोम है उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाएगा. नाउ व्हाई ऑटोसोम्स? बिकॉज जो ऑटोसोम्स होते हैं दे गिव अदर कैरेक्टर्स, और लेट्स से दे गिव physical characters और other characters rather than the gender. ये वाले जो क्रोमोसोम्स है 45th and 46th, this decide the gender. इनका काम है जेंडर डिसाइड करना. मतलब अगर मेरा 45th क्रोमोसोम X है और 46th क्रोमोसोम X है, so this is going to form a female, and if it is X and Y, it is going to be a male. तो जो 45th and 46th क्रोमोसोम है वो हमेशा डिसाइड क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा जेंडर. इसलिए दे आर टर्म्ड एज एलोसोम्स भी कहा जाता है, या फिर दे आर आल्सो टर्म्ड एज सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है. उसी तरीके से ये क्या डिसाइड करेगा? फिजिकल कैरेक्टर. मतलब दे वुड डिसाइड द हाइट और द हेयर कलर और द स्किन कलर और डिफरेंट अदर कैरेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द जेंडर. ठीक है. तो जेंडर के अलावा जो भी कैरेक्टर्स आपके पास है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम्स. ठीक है. सो ह्यूमन क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स, आई एम सॉरी 46 क्रोमोसोम्स, या फिर 23 पेयर्स, या फिर 23 पेयर्स. इज इट क्लियर? सो वी हैव द एलोसोम्स एंड वी हैव द ऑटोसोम्स. नाउ ह्यूमन सेल्स की अगर मैं बात करता हूं, ह्यूमन सेल्स में वी हैव two types of cells. A normal cell, which we term it as the somatic cell, and another is the gamete. Every human, every animal is going to form a gamete. Okay, gamete की अगर बात करते हैं, so gamete is going to be like sperm है या फिर egg है, sperm है या फिर egg है. सोमैटिक सेल की अगर बात करते हैं, सोमैटिक सेल कैन बी दी हेयर सेल, कैन बी द लिवर सेल, कैन बी द किडनी सेल और कैन बी द स्किन सेल. दिस आर नॉर्मल सेल्स. तो हमेशा याद रखना है, द सोमैटिक सेल वुड कंटेन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. मीन्स इट वुड ऑलवेज हैव द टोटल नंबर, मतलब 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोसोम होगी इनके पास. दे वुड ऑलवेज हैव द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सो दिस इज नोन एज डिप्लॉइड कंडीशन. This is known as diploid. They have the total number of chromosome, so we'll term it as diploid condition. The somatic cells are always diploid. They would have the total number of chromosome. उसी तरीके से जब मैं germ cells की बात, I'm sorry, gametes की बात कर रहा हूं, तो gamete के पास हमेशा क्या होगा? Number of chromosome is half. That means it would only have 23 chromosome, half.
ठीक है, they would only have the 23 chromosomes. Because they have half the number, these cells are termed as haploid. Because they have half the number, they are termed as haploid. ठीक है, सो अगर टोटल नंबर है सेल के पास क्रोमोसोम का, तो आप उस सेल को बोलोगे इट्स अ डिप्लॉयड सेल, और अगर हाफ नंबर है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी विद द गैमेट्स. द स्पर्म वुड ऑलवेज हैव द हाफ नंबर, द एग वुड ऑलवेज हैव द हाफ नंबर, तो विल टर्म दैट सेल एज हैप्लॉइड. ठीक है, सो एज वी नो दैट द क्रोमोसोम्स दे आर इन पेयर. लेट्स से आई हैव दिस अ सेल व्हिच हैज 3 pairs ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 1 1 2 2 3 3. ठीक है, टोटल कितने क्रोमोसोम है? 6 क्रोमोसोम हुए, बिकॉज इट हैज 3 pairs. सो इन दिस केस we'll term it as the diploid cell because it has both the chromosomes in a pair. अगर इसका हाफ कर दे, मतलब अगर ये कोई एनिमल है, इसके गैमेट्स बन रहे, तो इसके गैमेट्स में हमेशा क्या होगा? इट वुड हैव द सिंगल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज 1 2 and 3, नॉट 1 1 2 2 3 3. जो दूसरा पार्टनर था क्रोमोसोम का वो एब्सेंट होगा. जैसे मैंने कैरियोटाइपिंग में आपको क्या दिखाया था, क्रोमोसोम इस तरीके से साथ में होते हैं. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? एली केस में क्रोमोसोम साथ में होंगे, मतलब दिस इज गोइंग टू बी लाइक वन, इसका पार्टनर, इसका पार्टनर, इसका पार्टनर, और यानी केस में इट्स गोइंग टू बी लाइक सिंगल, नॉट विद द पार्टनर, अ सिंगल क्रोमोसोम इन अ पेयर. तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर में होते हैं ना, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. ठीक है, दिस इज क्लियर. द गैमेट्स वुड बी हैप्लॉइड ऑलवेज एंड द सोमैटिक सेल्स वुड बी डिप्लॉइड ऑलवेज. ठीक है, तो मैं अभी यहां पे बात कर रहा था कि जो क्रोमोसोम होते हैं हमेशा पैर में होते हैं, या फिर उसके जो साथ वाला क्रोमोसोम होता है वो हमेशा, जैसे कि दिस इज वन क्रोमोसोम वी हैव एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम वी हैव एंड दे बोथ बिलोंग टू दी फर्स्ट पेयर. ठीक है, सो दे आर टर्म्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स. दे आर टर्म्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, now homologous इसलिए because they would have the same size, they would have the same length and they would have the same amount of genetic material, they would have the same genes as well. जैसे कि अगर यहाँ पे there's a gene for height, तो यहाँ पे भी there would be a gene for height and यहाँ पे भी there would be a gene for height and यहाँ पे भी there would be a gene for height. अगर there's a gene for skin color, तो यहाँ पे भी there is a gene for skin color, यहाँ पे भी there is a gene for skin color, यहाँ पे भी there is a gene for skin color. So homologous chromosomes are the ones which are identical to each other, identical to each other in terms of genetic material, length. ठीक है, so those are termed as homologous chromosome. तो फर्स्ट वाला जो क्रोमोसोम होगा उसका दूसरा जो पार्टनर होगा वो दोनों को मिला के क्या कहा जाएगा? होमोलोगस क्रोमोसोम. द फर्स्ट पेयर का जो क्रोमोसोम इट कैन नॉट बाइंड विद द 22nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम बिकॉज बोथ द क्रोमोसोम नॉट होमोलोगस. क्योंकि यहाँ पे जीन हाइट का है तो मे बी उसके पास कोई दूसरा जीन यहाँ पे हो सकता है. सो अगर दूसरा जीन अवेलेबल है दैट मीन्स इट इज नॉट अ होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज काउंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के नंबर पे क्रोमोसोम्स को काउंट किया जाता है. ठीक है, इफ यू हैव दी 23 क्रोमोसोम्स तो वी वुड हैव 23 सेंट्रोमियर्स एंड विल टर्म दैट सेल एज हैप्लॉइड. इफ यू हैव 46 क्रोमोसोम्स वी वुड हैव 46 सेंट्रोमियर्स एंड वी वुड टर्म दैट सेल एज डिप्लॉइड. ठीक है, नाउ सेंट्रोमियर के बेसिस पे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज वी कैन डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. वी कैन डिफरेंशिएट द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम on the basis of centromere. ठीक है, मैंने अभी बोला कि सेंट्रोमियर के बेसिस पे आप क्रोमोसोम को भी काउंट कर सकते हो, जितने सेंट्रोमियर से उतने क्रोमोसोम है. एंड लेट्स मेक इट फास्ट. आई एम ड्रॉइंग द सिंगल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम.
एज यू कैन सी जो पी आर्म है छोटा हो रहा है. द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज काफी छोटा हो गया पी आर्म. ठीक है, आपको पता है ऊपर वाला आर्म वी हैव टर्म्ड इट एज द पी आर्म एंड जो नीचे वाला आर्म है दैट इज द क्यू आर्म. सो यहां पे अगर आप देखो, लेट्स पुट अ लाइन, जो सेंट्रोमियर है यहां पे एग्जैक्टली सेंटर में, यहां पे एग्जैक्टली सेंटर में. तो अगर एग्जैक्टली सेंटर में है तो विल टर्म दिस क्रोमोसोम एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. क्या कहा जाएगा? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाएगा. अगर सेंट्रोमियर सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, तो विल टर्म दैट क्रोमोसोम एज सब मेटासेंट्रिक. विल टर्म दैट क्रोमोसोम एज सब मेटासेंट्रिक. और अगर सेंट्रोमियर काफी ऊपर है, ओके, इट्स ऑलमोस्ट रीचिंग टू द एंड, सो दैट क्रोमोसोम इज टर्म्ड एज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. That chromosome is termed as acrocentric chromosome. The primary construction is a bit higher than the medium. ठीक है. और अगर सेंट्रोमियर एक एंड पे पहुंच चुका है, सी यहां पे द सेंट्रोमियर हैज रीच्ड द एंड, ये आर्म कितना छोटा हो चुका है, पी आर्म. सो उस केस में विल टर्म द क्रोमोसोम एज टीलोसेंट्रिक. विल टर्म द क्रोमोसोम एज टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. तो जैसे मैंने बोला कि सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, वी कैन टर्म द क्रोमोसोम एज, वी कैन डिफाइन क्रोमोसोम डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर. अगर मीडियन पे है तो इट्स अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. अगर मीडियन से थोड़ा ऊपर है सेंट्रोमियर और द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सो इट्स अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. अगर काफी ज्यादा ऊपर है मीडियन से तो विल टर्म इट एज एक्रोसेंट्रिक. और अगर सेंट्रोमियर एक एंड पे आ चुका है जिसकी वजह से उसका पी आर्म काफी छोटा हो गया, सो दैट इज टर्म्ड एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. ठीक है. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज एब्सेंट इन ह्यूमंस. इट इज एब्सेंट इन द ह्यूमंस. 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ओके, बट ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस वाले केस में टीलोसेंट्रिक प्रेजेंट नहीं है. Is this clear? So I'll mention here, this is the P arm, this is the Q arm, P arm, Q arm, P arm. ठीक है. Now we have one more interesting chromosome which has 2 primary constructions. जैसे यहां पे we have single primary construction. Every chromosome is having a single primary construction, but if the chromosome has more than 2 constructions, let's see. So the typical chromosome जो अपन ने बनाया, let's say I'm showing here one construction. See, तो यहां पे ये एक typical chromosome है. It has a centromere here, it has a centromere here as well. और centromere के बारे में मैंने क्या बोला था, it's a non-stainable part. आप stain नहीं कर सकोगे इसे. तो this is the primary construction. This is the प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. और ये जो कंस्ट्रक्शन है दिस इज टर्म्ड एज दी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. और आपको याद रखना है द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस. जो न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट था जो अपन बाद में डिस्क्राइब करने वाले, उसका फॉर्मेशन में कौन सी चीज हेल्प करती है, तो इट इज डन बाय the secondary constriction region. The secondary constriction region has a portion on it, or it is also known as the nucleolar organizing region. It is termed as the nucleolar organizing region, या फिर we also term it as NOR.
जो क्रोमोसोम्स है जिनके पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी है और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी है, तो जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो किस काम में आ रहा है, तो वो हेल्प कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस. गेटिंग द आइडिया? ओके, एंड दैट पोर्शन, द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है, दैट इज नोन एज NOR, दैट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन. Getting it? So not all the chromosomes are having the NOR. There are some specific chromosomes. There are some specific chromosomes, that is, याद रखना नंबर को, the numbers of chromosome are 13, 14, 15, 20 and 21. Okay? मतलब a total of, because every chromosome is going to be in the pair. मतलब 13th pair, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we would have 10 chromosomes which would have NOR. Chromosome number 13, 14, 15, 20 and 21. Okay, that means each pair, मतलब 2 for each, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we would have 10 chromosomes which would be leading to the formation of nucleolus. Getting an idea? तो एक न्यूक्लियोलस बनाने के लिए वी वुड रिक्वायर 10 क्रोमोसोम्स. ओके, एंड द क्रोमोसोम शुड हैव NOR, दैट इज द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन और द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. ठीक है. नाउ व्हेन वी स्टेन दिस क्रोमोसोम, व्हाट हैपेंस इज, ये पार्ट तो स्टेन नहीं होगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी स्टेन नहीं होता. तो व्हेन यू ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, दिस क्रोमोसोम, व्हेन यू ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, इट अपीयर्स लाइक दिस 1, 2 और यहां पे ऊपर ये वाला पार्ट अटैच होता है. ये पूरा स्टेन हो चुका है ना. It's going to be like this. This portions are going to be stained, but यहाँ पे this is not going to be stained and this is not going to be stained. So this thing actually, this is a chromosome and this thing appears like a satellite of a chromosome. तो इसीलिए this chromosomes are also termed as set chromosomes. They are also termed as set chromosome or the satellite chromosome, because this part looks like a attachment floating above the chromosome. This part looks like an attachment floating above the chromosome. So this is termed as the set chromosome. ठीक है? So set chromosomes are very important for the formation of nucleolus. So 10 set chromosome मिलके क्या बना के देंगे? Nucleolus बना के देंगे. ठीक है? Nucleolus we will talk about in the next lecture. So I'll keep this much for this lecture. In the next lecture we would be talking about the further details. ठीक है? चलो, bye bye.